दोस्तों, हम में से कई सारे लोग हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एप्पल के फ़ोन्स, लैपटॉप्स या एचपी के लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कैनन के प्रिंटर्स, कैनन के कैमरास या ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हमें पता है कि कौन सा ब्रांड या कौन सा कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बनाता है, पर क्या आप लोगों को पता है कि कौन सा कंपनी इन प्रोडक्ट्स का पूरा सप्लाई चेन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखता है? और सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया पैसिफिक और यूरोप में भी ये बहुत सारे कंपनी का सेल्स एंड सर्विसेज देखते हैं। चलिए जानते हैं आज इसी कंपनी के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी है जो एप्पल के फोन्स, एचपी के लैपटॉप्स या अमेजोन के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कैनन के प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे चीजों को सप्लाई करता है और इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करता है। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री से। कंपनी हिस्ट्री। दोस्तों, ये जो कंपनी है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को 1993 में बनाया गया था और अभी आज के दिन के हिसाब से ये कंपनी ऑलमोस्ट 7.7 बिलियन डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सिर्फ यही नहीं, 245 प्लस इंटरनेशनल ब्रांड, आईटी ब्रांड के साथ इसका पार्टनरशिप है। और ये सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल ही नहीं, और भी बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट जैसे कि 5G का इक्विपमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज ये ऑलमोस्ट 37 इमर्जिंग मार्केट में सप्लाई करता है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट 25 to 28 ईयर्स से इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लीडिंग प्लेयर है। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी को मैनेज कौन कर रहे हैं। मैनेजमेंट। इस कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर राज शंकर और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर रमेश नटरंजन। चलिए पहले जान लेते हैं मिस्टर राज शंकर के बारे में। मिस्टर राज शंकर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड का, ये बहुत सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और 2014 अक्टूबर से ये इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं और ये कंपनी के पहले के दिन से ही इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वर्टिकल में इस कंपनी के ये काम कर चुके हैं। कंपनी ने जो अपने अफ्रीका में जो एक्सपेंशन किया है 2004 में, इसका बहुत सारा श्रेय इनको जाते हैं। और टर्की में 2010 में भी कंपनी ने जो अपना वर्टिकल खोला है वहाँ पे भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और पहले के दिनों से ये काम कर रहे हैं। कंपनी के हर एक चीजों को ये अच्छे से जानते हैं और ये इसीलिए इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी के सीईओ के बारे में, जो है मिस्टर रमेश नटरंजन। मिस्टर रमेश नटरंजन जो इस कंपनी के सीईओ हैं, ये 2020 से इस कंपनी के सीईओ हुए हैं और 23 ईयर्स से ये रेडिंगटन इंडिया के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे वर्टिकल में ये भी काम कर चुके हैं। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी का प्रेजेंस यानी कि जियोग्राफिकल प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड कहाँ पे है। कंपनी प्रेजेंस। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप मैप में दिख रहा है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका में भी ये बिजनेस करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है एशिया में, इंडिया में है ये बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, कजाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, अल्जीरिया, नाइजीरिया, घाना, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में ये कंपनी बिजनेस करता है। तो हमें कह सकते हैं इस कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है ये बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अब जानते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में और ये रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है और कैसे कहाँ से कंपनी इन रेवेन्यूज को जनरेट करते हैं। रेवेन्यू। कंपनी के मेनली जो रेवेन्यू है इस कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। ऑलमोस्ट 97.5% का जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आता है और 2.5% रेवेन्यू कंपनी के सर्विसेज से आता है। अगर हम कंपनी का लोकेशन वाइज रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कंपनी ऑलमोस्ट 45% का जो रेवेन्यू है कंपनी का ये इंडिया से जनरेट करता है एंड बाकी 55% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जनरेट करता है। अब कंपनी क्या क्या बेचता है? कंपनी ऑलमोस्ट 67% प्रोडक्ट आईटी बेस्ड बेचता है, यानी कि हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं, कंपनी एप्पल के फोन्स, लैपटॉप्स या एचपी, सैनडिस्क या अमेजोन के बहुत सारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बेचता है और यहाँ पे इसका रेवेन्यू आता है 67%। और 5G का जो इक्विपमेंट होता है, वैसे टेलीकॉम एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इक्विपमेंट होता है, ये ऑलमोस्ट 32% यहाँ से कंपनी का जनरेट होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड से कंपनी 67% आईटी से जनरेट करता है, सर्विसेज से 1% एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट से 32% ये जनरेट करता है अपना रेवेन्यू। चलिए अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी फाइनेंशियल। फर्स्ट हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो कंपनी का आप सेल्स देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं स्क्रीनर का यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करके देख सकते हैं। मार्च 2010 से लेकर मार्च 2021 एंड यहाँ पे TTM लिखा हुआ है, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं। कंपनी का सेल्स मार्च 2010 में था 13,758 करोड़ और ये हर एक ईयर में कंटिन्यूअसली ग्रो किया है कंपनी ने। और लास्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्च 2021 में 56,946 करोड़ और ये जो TTM लिखा हुआ है यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ जो अभी चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी 60,846 करोड़ का सेल्स कर चुका है। कंपनी के एक्सपेंस भी ग्रो हुआ है सेल्स के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है ये डिस्ट्रीब्यूशन संभालते हैं कंपनी का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जितना प्रोडक्ट ज्यादा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। तो कंपनी
कंपनी का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कंपनी का मार्च 2010 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सिर्फ 346 करोड़। ये इंक्रीज होके हम अगर ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में देखें 1726 करोड़ हो चुका है। अब देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या आता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2010 में था सिर्फ 184 करोड़ और ये इस साल में जाके हुआ है 1234 करोड़ और ये कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है ये भी बहुत अच्छा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट पहले 21% था, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कंपनी का, फिर ये कंटिन्यूअसली 2015 से ये इंक्रीज होके कंटिन्यूअस इंक्रीज हमने देखा है और अब 60% डिविडेंड पे आउट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब थोड़ा कंपनी का सेल्स मैट्रिक देख लेते हैं। कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये 10 साल में 13% बढ़ा है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो ये 10% और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में ये सिर्फ 12% बढ़ा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है ये मुझे उतना पसंद नहीं है पर्सनली, मुझे 15% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ कंपनी का पसंद है। पर अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में 12% और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में 112% इंक्रीज किया है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो IT बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है इनका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखें तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 10 ईयर्स के हिसाब से 14%, 5 ईयर्स के हिसाब से 26% एंड 3 ईयर्स के हिसाब से 68% और लास्ट ईयर में इसका बहुत जंप आया है और ये 111% के हिसाब से ग्रो हुआ है। और ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी में ये कितना ग्रो किया है, ये एवरेज इक्विटी में ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ दिखाता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का बिजनेस में कैसा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कैश फ्लो देख लेते हैं। कंपनी का जो कैश फ्लो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्च 2010 में सिर्फ 11 करोड़ का कैश फ्लो था। मार्च 2011 में ये कैश फ्लो माइनस में चला गया था, यानी कि कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। पर इसके बाद से कंपनी ने एक अच्छा टर्न अराउंड किया और कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। और मार्च 2016 में ये थोड़ा सा खराब हो गया था, फिर 142 करोड़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देख पा रहे हैं। यहाँ पे फिर से कंपनी ने रिवाइव करने की कोशिश की और लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने एक अच्छा कैश फ्लो हमें दिखाया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना पैसा कमा रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब चलो हम देख लेते हैं कंपनी के नेट कैश फ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी पहले सालों में कंपनी ने एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट नहीं किया है, पर लास्ट 3 सालों से कंपनी एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2019 में 324 करोड़, 2020 में ऑलमोस्ट 1463 करोड़, मार्च में थोड़ा कम हुआ था, पर इस साल में कुछ अच्छा कैश फ्लो आने की एक्सपेक्टेशन है। और कंपनी का जो एनुअल मीटिंग है वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करता है उस पैसे से कितना % प्रॉफिट कमाता है, और ये भी कंटिन्यूअसली कंपनी का अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन कर रहा है। आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 15 to 18% की तरह एवरेज ये अपने ROC मेंटेन करके रखा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए अब देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये जो कंपनी है इसमें कोई भी प्रोमोटर नहीं है, जैसे कि ITC में कोई भी प्रोमोटर नहीं है। ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें 67.9% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 11.3% है। DI यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत कम है, 1.1%। इंश्योरेंस कंपनी का 3.38% है, 3.8% है। और कंपनी का अदर शेयर होल्डिंग यानी कि पब्लिक शेयर होल्डिंग 15.9% है। इस कंपनी में अभी FII अपने होल्डिंग को पकड़ के रखे हैं। इसका मतलब FII को इस कंपनी में भरोसा है कि यह कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज किया है। अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकता है। कंपनी टेक्निकल एनालिसिस, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, ये 1 डे चार्ट है। ये कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, फिर यहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस फाइंड किया है। ऑलमोस्ट 177 में ये रेजिस्टेंस फाइंड किया है। फिर इसी जोन के अंदर यानी कि 136 से लेकर 177 की जोन पे ये कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा है बहुत दिनों से, और ये कोशिश भी किया है इस रेंज को ब्रेकआउट करने की, पर अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें देख नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे अब लास्ट कुछ दिनों में देखें यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी में हम देखें तो ये अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड कर चुका है। ये एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना कर चुका है। और ये देखिए ये जो लो है और ये जो लो है डेली कैंडल में, ये दोनों लो में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब कंपनी ने ऑलरेडी हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है। हम कुछ ही दिनों में देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, और जब भी ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे 177
11.65 को ये ब्रेकआउट कर देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं रेडिंगटन इंडिया में और अच्छा खासा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। चलिए अब बात करते हैं ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ और क्या ये स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अभी भी कंपनी अभी भी फेयर वैल्यूएशन में है। कंपनी का जो ROE है मुझे पसंद है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है पर उतना अच्छा नहीं है। मुझे 15% का सेल्स ग्रोथ पसंद है पर इस कंपनी में अभी तक 15% का सेल्स ग्रोथ हमें नहीं दिखा है। 9 to 10% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो बेहतर है और इसका डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही अच्छा है। तो ये जो कंपनी है रेडिंगटन इंडिया, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ तो आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस कंपनी में मैंने बहुत दिन पहले इन्वेस्ट किया है और हर एक डीप में मैं अभी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो फ्यूचर है, इस फ्यूचर को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक एनालिसिस का वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोगों का जो भी सुझाव होगा वो आप जरूर मेरे साथ शेयर करिए कि मैं अपने इस जर्नी को यानी कि स्टॉक एनालिसिस की जर्नी को और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ और आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ।